हेलो नमस्कार साथियों। आज हम लोग काफी दिनों के बाद फिर से एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। हम लोगों ने आज एक ऐसे लेक्चर को प्रिपेयर किया है जिसमें आप लोगों को बहुत ही ज्यादा समय लगता है और हम लोगों ने इस लेक्चर को बहुत कम समय में फुल डिटेलिंग में समझाने का प्रयास किया। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट रहेगा। हम लोग बिना किसी अन्य भूमिका के इस चैप्टर पे चर्चा करते हैं और इसको कम से कम समय में बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा ठोक बजा के क्लियर करते हैं। तो चलिए, चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। विलियन हमारी सब समस्याओं का समाधान इस चैप्टर के अंदर है। ठीक है, विलियन किसको कहते हैं? जब विलेय और विलायक दोनों मिलते हैं तो दोनों के मिलने से जो बनता है मिश्रण, उसको हम लोग कहते हैं विलियन। विलेय किसको कहते हैं? जो कम मात्रा में होता है, जो कम मात्रा में होता है और घुलता है, जो कम मात्रा में होता है और घुलता है। और जो ज्यादा मात्रा में होता है और जो घोलता है उसको हम लोग बोलते हैं विलायक। पानी विलायक का काम करता है, उसमें एक चम्मच नमक डाल दिया और मिक्स कर दिया तो वो विलेय का काम करता है। दोनों चीजें मिल जाएगी, विलियन बन जाएगा। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर के अंदर केवल द्विअंगी विलियन को ही काम में लेते हैं। द्विअंगी विलियन क्या होता है सर? जब विलेय और विलायक केवल दो चीज हमारे पास उपस्थित हो, अर्थात एक विलेय हो एक विलायक हो, तो उसको बोलते हैं द्विअंगी विलियन। अगर हमारे पास एक विलायक और एक से ज्यादा विलेय पदार्थ हो तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुअंगी विलियन, जिनका अध्ययन हमारे सिलेबस में नहीं करवाया जाता। तो द्विअंगी विलियन किसको कहेंगे? जब एक विलेय और एक विलायक हो। एक चीज और यहां पे लिखी हुई स्थिर क्वांति विलियन, जो कि आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है। किसे कहते हैं स्थिर क्वांति विलियन? जब विलियन के दोनों घटकों का क्वथनांक, अर्थात उनकी जब वाष्प बने वो टेम्परेचर समान हो तो उसको हम लोग बोलते हैं स्थिर क्वांति विलियन। एग्जांपल क्या है? 95% एथेनॉल और 4% H2O, दोनों का मिश्रण कहलाता है स्थिर क्वांति विलियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं विलियन के प्रकार की तरफ। ठीक है, विलियन को हम लोगों ने दो कैटेगरी में बांटा। एक तो सांद्रता के आधार पर उसके प्रकार देखे और एक हम लोगों ने विलायक के आधार पर या उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर हम लोगों ने उसके प्रकार देखे। सबसे पहले सांद्रता के आधार पर प्रकार। तो सांद्रता के आधार पर पहला होता है तनु विलियन। तनु किसको कहते हैं? जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा, जिसमें विलेय की मात्रा क्या हो? कम हो। विलायक की मात्रा क्या हो? ज्यादा हो, उसको क्या बोला जाएगा? तनु विलियन। एग्जाम्पल समझाते हैं। एक गिलास पानी लिया, एक चम्मच नमक डाला, मिक्स किया, क्या बनेगा? तनु विलियन। एक गिलास पानी लिया, 5 चम्मच नमक डाला, मिक्स किया, कौन सा ज्यादा खारा लगेगा? 5 चम्मच वाला। तो उसको क्या बोलेंगे? सांद्र विलियन। सांद्र समझ में आया? मतलब विलेय की मात्रा क्या है? विलेय की मात्रा ज्यादा है। विलायक की मात्रा क्या है? विलायक की मात्रा कम है, क्या बोला जाएगा? सांद्र वाला। अगला शब्द क्या है? असंतृप्त विलियन। आपको 5 रोटी की भूख है, आपको 5 ही रोटी मिली, मतलब आपकी आत्मा तृप्त हो चुकी है। ऐसे विलियन को क्या कहा जाएगा? संतृप्त विलियन। मतलब एक गिलास पानी लिया, 5 चम्मच नमक उसमें घुल सकता है और मैंने 5 चम्मच नमक उसमें डाल दिया तो वो क्या कहलाएगा? संतृप्त विलियन। असंतृप्त किसको कहेंगे? अगर एक गिलास पानी लिया, 5 चम्मच नमक घुल सकता है, 4 डाल रखा, 1 चम्मच और घुल सकता है, मतलब 1 चम्मच की और जगह भी है, तो असंतृप्त विलियन, मतलब इसकी आत्मा तृप्त नहीं है। और अगला है अति संतृप्त विलियन। जब आप लोगों को 5 रोटी की भूख है, खाना अच्छा बना, आपकी माताजी ने बोल दी बेटा एक और ले ले, आप भी एक और ले लेते हो, जबरन खा लेते हो, उसको बोलते हैं अति संतृप्त विलियन। यानी कि 5 चम्मच नमक एक गिलास पानी में घुल सकता था और हमने उसमें 1 चम्मच नमक और ऐड कर दिया, तो ऐसे विलियन को कहा जाएगा क्या? अति संतृप्त विलियन। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अब चलते हैं विलियन के प्रकार का दूसरा पॉइंट समझ रहे हैं। लोगों को समझना है विलियन का दूसरा प्रकार, जो कि है विलायक की प्रकृति व उसकी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। हम लोगों को पता है कि भौतिक अवस्थाएं टोटल 3 प्रकार की होती है, गैस, द्रव और ठोस। ठीक है, तो जब हमारा विलायक गैस प्रकार का हो तो गैसी विलियन, जब हमारा विलायक द्रव प्रकार का हो द्रवी विलियन, जब हमारा विलायक ठोस प्रकार का हो तो ठोसी विलियन कहलाएगा। इनमें घुलने वाले ठोस, द्रव, गैस तीनों ही हो सकते हैं। आइए समझते हैं। एग्जांपल हमको याद रखना है, एमसीक्यू में पहले भी पूछा जा चुका है, अभी फिर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जब हमारे पास गैस के अंदर गैस को बोला जाता है तो उसको कहा जाता है क्या? गैस का गैस में विलियन। उसका एग्जांपल क्या है? हमारा पूरे वायुमंडल में 78% क्या होती है? नाइट्रोजन होती है और उसके अंदर सारी गैसों का क्या बना होता है? मिश्रण बना हुआ होता है। 21% ऑक्सीजन और 0.03% CO2 ETC। ठीक है, इसके बाद में गैस के अंदर जब द्रव घुली हुई हो तो यहां पे एक एग्जांपल तो आपकी बुक का क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाए और दूसरा एग्जांपल एक मैंने लिख रखा है जलवाष्प प्लस वायु का मिश्रण। ठीक है, इसके बाद में अगला आता है कि जब गैस में ठोस को डाला जाए तो उसका एग्जांपल है कपूर का नाइट्रोजन में विलियन। ठीक है, इसके बाद हम लोग द्रव वाले विलियन की तरफ चलते हैं। जब विलायक क्या हो? द्रव हो और घुलने वाला क्या हो? गैस, द्रव या ठोस कुछ भी हो। ठीक है, तो जब द्रव में गैसें घुलती है उसका एग्जांपल सोडा वाटर या जल में घुली हुई ऑक्सीजन। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर भी CO2 जो घुली हुई है वो क्या है? वो भी द्रव में गैस का विलियन ही है। इसके बाद में द्रव मिलाते हैं। सबको पता है हमारे यहाँ पे दूध वाला आता है सर, खूब पानी मिला के लाता है कि नहीं? द्रव में द्रव का विलियन। और इसके अलावा दूसरा, ये तो हमारी सबकी बिल्कुल फेवरेट वस्तु है, क्या है? 2 पैक लगा दे यार, वही है ना।
चलो ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। द्रव में ठोस का विलयन, ये तो हम लोगों ने सब दूर समझ रखा है, ठीक है, कि जब भी हम लोग किसी भी द्रव के अंदर, पानी के अंदर शक्कर मिक्स करते हैं हम, तो उसको हम क्या बोलते हैं? द्रव में ठोस का विलयन, ठीक है। इसके बाद में आता है ठोस विलयन। ठोस विलयन में क्या होगा? घोलने वाला कौन होगा? ठोस होगा। घुलने वाला कौन होगा? गैस, द्रव, ठोस, तीनों में से कोई भी एक जना होगा, ठीक है। क्या सर ठोस में ठोस भी घुलता है? बिल्कुल घुलता है। कैसे नहीं घुलता है? मिश्र धातुएं बनती है, पीतल, कॉपर और जिंक से मिलकर के बनता है, ठीक है। तो दोनों धातुओं को गला करके गलित अवस्था में मिक्स किया जाता है, तो फिर वो क्या बन जाती है? वो क्या बन जाता है? ठोस का ठोस में विलयन बन जाता है। ठोस में द्रव भी घुल सकता है, बिल्कुल घुलता है। ठोस में द्रव भी घुलता है। एग्जाम्पल पारे का सोडियम के साथ अमलगम, क्या केवल सोडियम के साथ हो सकता है? नहीं, कोई सी भी धातु के साथ हो सकता है। जिंक का बलगम हमने पढ़ा है, ZnHg, ठीक है। तो ZnHg, NHG या कोई भी NHG हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद में क्या ठोस में गैसें घुलती है? बिल्कुल घुलती है। हम लोगों ने हेबर प्रोग्राम ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ रखा है, वहां पे हम लोगों ने बोला था NiPT, इन सब धातुओं के द्वारा क्या किया जाता है? अपचयन किया जाता है। अपचयन के लिए क्या देना पड़ता है? हाइड्रोजन देनी पड़ती है, और ये लोग हाइड्रोजन देते हैं या नहीं देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से विलायक की प्रकृति या भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार समाप्त। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं सांद्रता की तरफ। सांद्रता किसको कहते हैं? किसी भी विलयन में या किसी भी विलयन के इकाई आयतन में निश्चित ताप पर घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है, ठीक है। अब इस सांद्रता को मापा कैसे जाता है? तो उसको मापने के लिए हम लोग सांद्रता की इकाइयां पढ़ते हैं। हमारे सिलेबस के अंदर कुछ 7-8 सांद्रता की इकाइयां दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं W/W प्रतिशत, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा। अर्थात आपने क्या किया? एक सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन को 100 ग्राम तोला, उस 100 ग्राम सॉल्यूशन को तोलने के बाद आप लोगों ने क्या किया? ये चेक किया कि 100 ग्राम के अंदर जो विलेय मैंने डाला है वो कितने ग्राम है, ठीक है। और उसको आपने 100 से गुना कर दिया, तो वही क्या बन गया? द्रव्यमान प्रतिशत बन गया। और एक अच्छी बात बताता हूं दोस्तों, आप लोगों को सारी सांद्रता की इकाइयां केवल एक ही फॉर्मूला से समझ में आ जाएगी। कैसे? सब कुछ केवल क्या है? ऊपर विलेय की बात की जाएगी और नीचे विलायक की बात की जाएगी। अगर ऊपर विलेय का ग्राम लिख देते हैं और नीचे ऊपर विलेय की बात की जाएगी, नीचे विलयन की बात की जाएगी। ऊपर भी अगर अपन लोग द्रव्यमान में ले लेते हैं और नीचे भी द्रव्यमान में ले लेते हैं तो द्रव्यमान प्रतिशत बन जाता है। ऊपर द्रव्यमान ले लेते हैं मतलब विलेय का द्रव्यमान ले लेते हैं और विलयन का आयतन ले लेते हैं तो उसको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कह देते हैं। और अगर हम लोग विलेय और विलयन दोनों का आयतन ले लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं आयतन प्रतिशत। और यदि हम लोग क्या करें? इंटू में 100 के गुणे की बजाय इंटू में 10⁻6 का गुणा कर दें तो उसी को हम लोग पीपीएम बोलते हैं। और अगर हम इंटू में 10⁹ का गुणा कर दें तो उसी को पीपीबी कहा जाता है कि नहीं। और हम लोग मोलरता जो पढ़ते हैं वो भी सेम है, क्योंकि उसमें भी क्या करते हैं हम लोग? विलेय को ऊपर रखते हैं, विलयन को नीचे रखते हैं, है ना। तो विलेय का अब हम लोग ग्राम नहीं बोल करके अगर मोल बोल दें तो, और विलयन जो है उसका आयतन बोल दें तो मोलरता बन जाती है ना। ऐसे बातें करने समझ में नहीं आता है, आओ समझाता हूं। देखो क्या है, देखो भैया, है ना। W/W जो है, ठीक है, W/W क्या होगा? W/W होगा विलेय इन ग्राम अपॉन विलयन इन ग्राम इंटू 100। ये क्या बन जाएगा? द्रव्यमान प्रतिशत बन जाएगा, ठीक है। अगर हम लोगों को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत करना है तो क्या करेंगे? विलेय तो ले लो ग्राम में, और नीचे विलयन जो है वो ले लो काय में? आयतन में, यानी कि ml में, और इंटू 100 से गुणा कर दो। और आयतन प्रतिशत जानना है तो विलेय और विलयन दोनों जो है उनको ले लेंगे हम लोग ml में और इंटू 100 से गुणा कर देंगे। क्योंकि प्रतिशत था इसलिए हम लोगों ने तीनों में क्या किया था? 100 से गुणा किया था। लेकिन हम लोग क्या करें? वही चीज जो कि द्रव्यमान प्रतिशत में थी वही चीज लिखे, विलेय इन ग्राम, विलेय इनको नहीं लिख करके सीधा ग्राम लिख रहा हूं मैं, इन ग्राम अपॉन विलयन इन ग्राम। और हम लोग क्या करें? इंटू में 100 की बजाय 10⁻6 का गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? पीपीएम मतलब पार्ट पर मिलियन, यानी कि 1 मिलियन विलयन के हिस्से में विलेय कितना आता है उसको बोलेंगे पीपीएम, ठीक है। क्योंकि ये पूरा फुल डिटेल वीडियो नहीं है इसलिए हम लोग इन पर बहुत ज्यादा बातें नहीं करके और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगर आप लोग बोलते हो कि सर इन पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाओ, ठीक है, तो कमेंट कर देना, कम से कम 20 कमेंट होने चाहिए। उसके बाद में इसके हर टॉपिक पे आप लोगों को क्या करवा दूंगा? मतलब हर एक टॉपिक पे 2-2, 5-5, 7-7 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पीपीएम के बाद अब अगला टॉपिक है पीपीबी। पीपीबी में क्या होगा? विलेय ग्राम में अपॉन विलयन ग्राम में, और हम लोग क्या करेंगे? इंटू 10⁹9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसके बाद सांद्रता की इकाइयों में 2 इकाइयां और हमारे पास इंपॉर्टेंट बचती है जिनके ऊपर भी हमारे पास क्वेश्चन आता है। पहला है मोलरता, दूसरा है मोललता, ठीक है। और चूंकि हम लोगों को पता है कि दोनों में सिमिलरिटी होती है, छोटा सा अंतर होता है, ठीक है।
तो देखो मोलरता किसको बोलते हैं, आपने क्या किया, आपने 1 लीटर विलियन लिया, क्या लिया, 1 लीटर विलियन लिया। इस 1 लीटर विलियन में अब आप बोल रहे हो कि इसमें विलेय पदार्थ की कितनी मात्रा घुली हुई है, क्या क्या बोला, विलेय पदार्थ की कितनी मात्रा घुली है, ठीक है, लेकिन वो मात्रा होनी चाहिए मोलों में, काय में होनी चाहिए, मोलों में होनी चाहिए। अगर हम लोगों ने ग्राम की बात कर दी तो वो बन जाएगा W/V। मैंने भी आपको क्या बोला, सारे फॉर्मूले एक ही सारी सांख्यिकी इकाइयां सिंगल फॉर्मूले से डिफाइन की जा सकती है, ठीक है। जो लोग हमसे ऑफलाइन में पढ़ते हैं, ठीक है, उन बच्चों को पूरा डिटेल में हमने पढ़ा रखा है। आप लोगों ने हमारी लॉन्ग वीडियो को ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया था, इसलिए हम लोगों ने आपको जो है लॉन्ग वीडियो के माध्यम से सब कुछ डिटेल में नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या जो है उसको बोला जाता है मोलरता, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला बनता है विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, ठीक है, विलियन का आयतन, और आयतन का ही होना चाहिए, वॉल्यूम का ही होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए लीटर में, ठीक है। और इसी को हम लोगों ने बोला था कि अगर हमको मोल नहीं दिए गए हों तो हम लोग क्या करेंगे, मोल का भी मान लिख देंगे। मोल का मान क्या होता है, WB अपॉन MB, ऐसे हम लोग मोल निकालते हैं, ठीक है। W मतलब विलेय की ग्राम में मात्रा, और M मतलब विलेय का अनुभाग, ठीक है, और इनटू में V मतलब विलियन का आयतन, और काय में होगा, लीटर में होगा। अगर लीटर में नहीं दे रखा हो सर तो क्या करेंगे, ml में दे रखा हो तो आप लोगों को पता है कि ml में दे रखा हो तो अपन लोग 1000 का यहाँ पे गुना कर देते हैं, ठीक है। और यूनिट क्या निकल के आती है, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, मोल प्रति लीटर यहाँ पे नजर आ ही रहा है, ठीक है। ये इसके बाद में मोलरता की बात करें तो मोलरता में क्या होता है, मोलरता भी सेम होती है। मोलरता क्या होता है, विलेय के मोल, और यहां नीचे क्या आता है, विलियन का नहीं, विलायक का भार आता है, विलायक का भार आता है, और विलायक का भार काय में होता है, केजी में होता है, ठीक है। तो यहां पर यूनिट क्या बनती है, मोल प्रति केजी बनती है, ठीक है। और इसमें भी सेम कंडीशन कि अगर विलेय के मोल नहीं दे रखे हो तो उसका भी फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे, WB अपॉन MB कर देंगे, इनटू में WA कर देंगे, और ये काय में होगा, केजी में होगा। अगर केजी में दे रखा हो, ग्राम में दे रखा हो तो क्या किया जाता है, हम लोगों को पता है कि 1000 का गुना किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग मोलरता और मोलरता जो है उसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अच्छा, एक चीज और, एक क्वेश्चन और आप लोगों से बनता है कि कौन कौन सी सांख्यिकी इकाइयां ताप द्वारा प्रभावित होती है। तो आप लोगों को याद रखना है कि जिन में आयतन आ रहा है, जिन में आयतन आ रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, विलेय लिख रहे हैं ऊपर, नीचे विलियन या विलायक लिख रहे हैं, ठीक है। जिसमें भी आयतन आएगा वो सब ताप से प्रभावित होगी, और जिनमें आयतन नहीं आएगा वो ताप से प्रभावित नहीं होगी, ठीक है। अब हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ पे इन सबके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, सारी चीजें करें। मैं आपको बोल चुका हूं पहले से, है ना, आप लोग कमेंट करें, मैं आपको पूरा मतलब इस टॉपिक को विस्तार से भी करवा दूंगा, ठीक है। अब है मोल भिन्न। मोल भिन्न किसको बोलते हैं, मोल भिन्न एक घटक के मोल लिखो। विलियन के अंदर 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक, बात करिए हमने, तो एक घटक के मोल लिखो, एक घटक के मोल अपोन में क्या करो, दोनों घटकों के, या फिर विलियन के मोल लिख दो, अपोन में विलियन के मोल लिख दो, विलियन के मोल लिख दो, ठीक है, विलियन के मोल लिख दो, ठीक है। अब ये बन चुका है क्या, XAB का फॉर्मूला, ठीक है, XAB, या जो भी अब यहाँ पे AB में से किसी एक को लिखा जाएगा, जिस घटक की मोल भिन्न निकालनी हो उस घटक को यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, और उसी घटक के मोल और टोटल विलियन के मोल लिख देंगे। जैसे अगर हम लोगों को विलेय के निकालने हो, विलेय की मोल भिन्न निकालनी हो तो X विलेय का निकालनी होगी तो विलेय के मोल लिख देंगे, विलेय के मोल लिख देंगे, अपोन में विलियन के मोल लिख देंगे, विलियन के मोल लिख देंगे। और उसी प्रकार से हम लोगों को अगर विलियन की निकालनी होगी, किसकी निकालनी होगी, विलियन की मोल भिन्न निकालनी होगी, X विलियन निकालनी होगी, तो क्या करेंगे हम लोग, विलियन के मोल लिखेंगे, अपोन में सॉरी विलायक के मोल लिखेंगे, विलायक की निकालते हैं ना, विलियन की थोड़ी निकालते हैं, अरे X विलायक का निकालना हो तो क्या करेंगे, विलायक के मोल लिखेंगे, अपोन में विलियन के मोल कर देंगे, अपोन में विलियन के मोल यहां पे लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी सांख्यिकी की इकाइयां जो है वो खत्म होती है, ठीक है। इसके बाद जरूरी बात आप लोगों को याद रखना है कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। आप जितनी ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो है PYQs लगाने हैं, इन टॉपिक से आप लोगों के बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आते हैं, आपको उन क्वेश्चनों को, जो आए हुए क्वेश्चन है उन लोगों को हैंडल करना है, उन लोगों को सोल्व करना है, ठीक है। उसी पैटर्न पे आप लोगों के वापस से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। अब चलते हैं विलेयता की तरफ। विलेयता किसको बोलते हैं, जो सांद्रता है लगभग उसके आसपास ही विलेयता भी चलती है, ठीक है। विलेयता किसको बोलते हैं, विलेयता बोलते हैं कि निश्चित ताप पर विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई विलेय पदार्थ की मात्रा, या निश्चित ताप पर विलियन में उपस्थित
निश्चित ताप पर विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा उस विलयन की विलेयता कहलाती है। ठीक है, और हम लोग दो प्रकार की विलेयता यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठोसों की द्रव में विलेयता और गैसों की द्रव में विलेयता। ठोसों की द्रव में विलेयता किसको बोलते हैं? जब ठोस द्रव में घुला हुआ हो, ठोसों की द्रव में विलेयता कहलाएगी। इसको प्रभावित करने वाले 3 कारक होते हैं, विलेय व विलायक की प्रकृति। हम लोगों ने पढ़ा था कि समान समान को घोलता है। ठीक है, मतलब अगर ध्रुवी विलायक होगा तो क्या होगा? ध्रुवी विलायक होगा तो ध्रुवी विलय को अच्छे से अपने अंदर घोल लेगा। जैसे कि पानी H+OH- बनाता है, आयनिक है, ठीक है, मतलब ध्रुवी है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, Na+ और Cl- जो है आसानी से घुल जाते हैं। लेकिन हम लोग उसमें क्या करें, अध्रुवी विलायक डालें तो उसमें आसानी से नहीं घुलता है। इसीलिए हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग ऑयल के अंदर, ठीक है, क्या करते हैं, नमक वगैरह को डालते हैं तो वो नमक या चीनी वगैरह को डालते हैं तो उसमें घुलते नहीं है। ठीक है, उसमें इसके से ही रखे हुए रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो विलयन बनता है वो किस आधार पर बनता है? समान समान को घोलने के कंसेप्ट के आधार पर बनता है। ठीक है, तो इसके बाद में दूसरा टॉपिक आता है ताप। हम लोगों ने पढ़ा, पिछले साल ही पढ़ा है, ठीक है, कि ली शातिलिय के नियम के अनुसार, ठीक है, अगर अभिक्रिया उष्मा शोषी होगी, अभिक्रिया उष्मा शोषी होगी तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा? ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। ठीक है, मतलब अगर डेल H ग्रेटर देन 0 होगा, डेल H ग्रेटर देन 0 होगा तो टेम्परेचर बढ़ने पर तो क्या होगा? T बढ़ने पर जो सोल्यूबिलिटी है वो बढ़ेगी। लेकिन अगर डेल H 0 से छोटा होगा या नेगेटिव होगा तो जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी जो क्या होगी? घटेगी। ठीक है, ये हम लोगों ने समझ रखा है। इसके बाद में अगला चलता है दाब। दाब हम लोगों ने बात करी थी कि ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि दाब इसको प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि द्रव और ठोस दोनों ही असंपीड्य प्रकार के पदार्थ हैं, इसलिए दाब का यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद चलते हैं गैसों की द्रव में विलेयता की तरफ। ठीक है, इसकी परिभाषा को जो है बुन्नस नामक चाचा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। बुन्नस नामक चाचा के अकॉर्डिंग उसके विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी गैस का वह मान जो विलायक की निश्चित मात्रा में घुला हुआ हो, निश्चित जो वायुमंडलीय दाब है उस पे, या फिर हम लोग पूरी अगर परिभाषा एग्जैक्ट ऐसी कैसी बोलो तो उसको हम लोग बोलेंगे कि निश्चित ताप पर एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के एकांक आयतन में घुली हुई गैस का आयतन जो है वो क्या कहलाता है? अवशोषण गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो परिभाषाएं वगैरह आप लोगों को अच्छे से याद रख के जानी है, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछी जाती है। ठीक है, तो ये गैसों की द्रव में विलेयता की परिभाषा हुई। अब इसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो भी ये 3-4 ही कारक हैं। सबसे पहला है गैस की प्रकृति। हम लोगों ने वही बात करी है कि अगर पहली बात तो हम लोग यहाँ पे दो पॉइंट से इस एक पॉइंट को समझ सकते हैं, दो बातों से इस एक पॉइंट को समझ सकते हैं। एक तो समान समान को घोलने वाला, उससे समझ सकते हैं कि अगर ध्रुवी विलायक होगा तो ध्रुवी विलायक अच्छे से घुल जाएगा, यानी कि ध्रुवी गैसें होगी तो ध्रुवी विलायक में अच्छे से घुल जाएगी, अध्रुवी गैसें होगी तो अध्रुवी विलायक में अच्छे से घुलेगी। या फिर जो हमारी बुक में एक और बात दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम इसको समझ सकते हैं कि जो गैसें द्रव के साथ संयोग करके उत्पाद बना लेती है वो द्रव में अच्छे से घुल जाएगी, लेकिन जो गैसें द्रव के साथ मिलकर के उत्पाद नहीं बना सकती अच्छे से, ठीक है, वो उनकी घुलनशीलता थोड़ी सी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, अब चलते हैं विलायक की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, विलायक की प्रकृति वही, अगर विलायक ध्रुवीय है तो गैसें ध्रुवीय होनी चाहिए, विलायक अध्रुवीय है तो गैसें अध्रुवीय होनी चाहिए। ठीक है, अगला है ताप। गैसों का द्रव में घुलना कौन सा प्रक्रम है? हम लोगों को पता होना चाहिए, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। कौन सा प्रक्रम है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम यानी कि ताप बढ़ाने पर विलेयता घटेगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो विलेयता क्या होगी? सोल्युबिलिटी क्या होगी? घटेगी। तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में ऐसा होता है। लेकिन आप लोगों ने एक अपवाद पढ़ा था कि हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस को जब मिलाया जाता है तो इन दोनों का मिलना ऊष्माशोषी प्रक्रम है। ठीक है, यहां पे अपवाद है। ठीक है, ऊष्माशोषी प्रक्रम है। ऊष्माशोषी प्रक्रम है, किसका मिलना? हाइड्रोजन और हीलियम का मिलना क्या है? ऊष्माशोषी प्रक्रम है। यानी कि हम लोग इनके लिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका दाब। ठीक है, दाब का प्रभाव। तो दाब के प्रभाव को हेनरी नामक चाचा ने एक्सप्लेन किया था अपने अनुप्रयोगों को, हेनरी नामक चाचा ने एक्सप्लेन किया था और उसी के हम लोग कुछ अनुप्रयोग भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हेनरी नामक चाचा ने क्या कहा था? ठीक है, हेनरी नामक चाचा ने बोला था कि गैसों का द्रव में मिलना या गैसों की द्रव में घुली हुई मात्रा उन पर अप्लाई किए हुए प्रेशर के समानुपाती होती है। ठीक है, हम जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे गैसों का द्रव में घुलना उतना ज्यादा इंप्रूव होता जाएगा। और इन्होंने जब यहाँ पे क्या किया था, समानुपाती का चिन्ह हटाया था, तो यहाँ पे कांस्टेंट ये लोग लेकर के आए थे। KH यहाँ पे क्या है? KH यहाँ पे हेनरी नियतांक है।
हेनरी नियतांक है, ठीक है। और बाद में हम लोगों ने इसी नियम को थोड़ा सा और अपडेट किया, डाल्टन नामक चाचा ने यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और लास्ट में हम लोग बोलते हैं कि गैसों की द्रव में घुली हुई मात्रा, और उस मात्रा को हमने क्या चेंज किया था, मोल भिन्न के रूप में चेंज कर दिया था। काय के रूप में चेंज कर दिया था, मोल भिन्न के रूप में चेंज कर दिया था। तो हम लोग उसको हेनरी का पूरा लॉ बताते हैं, जो कि डाल्टन साहब का इंक्लूडेड अपडेटेड जो रूल है, वो हम लोग यहाँ पे लास्ट में बोलते हैं कि ये जो मात्रा है भैया, इसको केवल क्या लिख दो, इसको एक्स लिख दो, ठीक है। गैस की मोल भिन्न लिख दो, ठीक है। क्योंकि डिटेल वीडियो नहीं है, बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग इन बातों को एक्सप्लेन करने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोगों को कम से कम टाइम में पूरे चैप्टर का रिवीजन करना है, ठीक है। इसके बाद में इसके अनुप्रयोग की बात करते हैं। 3 अनुप्रयोग हम लोगों को यहाँ पे सामान्यतः पढ़ने होते हैं। सबसे पहला है सोडा वाटर अनुप्रयोग के अंदर, पहला है सोडा वाटर के अंदर। सोडा वाटर के अंदर जो है हेनरी के नियम का प्रयोग किया जाता है। हमारी जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसमें CO2 को हाई प्रेशर पर बंद किया जाता है, इसीलिए क्या होता है, जब हम ढक्कन खोलते हैं एकदम भट्ट की आवाज आती है ना। तो क्या होता है, सोडा वाटर के अंदर जो CO2 खोली जाती है उसको हाई प्रेशर में खोला जाता है, तो वहां पे हेनरी के नियम का प्रयोग होता है। दूसरा अनुप्रयोग क्या है इसका, दूसरा अनुप्रयोग यह है कि जब भी कोई भी पर्वतारोही जब पर्वत पे ऊपर चढ़ता है तो धीरे धीरे क्या होता है, उसके सोचने से विचारने की जो क्षमताएं हैं उनमें क्या आती जाती है, कमी आती जाती है। और इस स्थिति को क्या बोलते हैं, इस स्थिति को बोलते हैं एनोक्सिया, ठीक है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है, एनोक्सिया कहा जाता है, एनोक्सिया कहा जाता है, ठीक है। ये आया हुआ एग्जाम के अंदर, ठीक है, एनोक्सिया कहा जाता है, ठीक है। तो वहां पर भी हेनरी का जो नियम है वो अप्लाई होते हुए हमको नजर आता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, वायुमंडलीय प्रेशर घटता जाता है, तो वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम होती है, इसीलिए उस व्यक्ति की सोचने विचारने की क्षमता क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। तीसरा अनुप्रयोग यहाँ पे होता है कि जो भी गोताखोर वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी समुद्र में उनको डीप में जाना रहता है तो उनके ऊपर जो वाटर है वो हाई प्रेशर का कार्य करेगा, इसलिए अपने साथ जो गैस सिलेंडर लेके जाते हैं वो शुद्धतम अवस्था में ऑक्सीजन का नहीं लेके जाते हैं, उसमें हीलियम गैस को मिला करके उसको तनु करके फिर लेके जाते हैं, ताकि क्या है, जब वो अंदर गहराई में चले जाए तो वाटर का जो प्रेशर है वो उस प्रेशर के साथ उनकी जो ऑक्सीजन है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज ना हो और वो अपने से अच्छे से शोषण कर सके, ठीक है। तो ये 3 अनुप्रयोग थे। इसके बाद में इसकी सीमाएं आ जाती है। सीमाएं क्या है, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, विलयन तनु होना चाहिए, गैसों की आणविक अवस्था द्रव ठोस द्रव व गैस में समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो गैस आपने ली, ठीक है, वो द्रव अवस्था में जाकर के अन्य रूप में चेंज हो गई और गैसीय अवस्था में जाकर के अन्य रूप में चेंज हो गई। अगला है 5वां पॉइंट, अन्य पदार्थों की अशुद्धि। हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग किसी भी विलयन में अन्य पदार्थों की अशुद्धि मिला देंगे तो क्या होगा, गैसों की द्रव में विलेयता में कमी आएगी, ठीक है। फुल डिटेल में हम लोग इन सब बातों को डिस्कस। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है द्रवित विलयनों का वाष्पदाब। द्रवित विलयनों के वाष्पदाब में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि यदि आपके पास में अगर विलेय और विलायक दोनों ही द्रव हों तो उस पूरे विलयन की जो वाष्पदाब रहेगी वो विलेय और विलायक दोनों की वाष्पदाब के योग के बराबर रहेगी। और ये किसका नियम है, ये डाल्टन चाचा का नियम है, जो हम लोग फिजिक्स के अंदर भी स्टडी करते हैं, ठीक है। और वो नियम क्या है, पीटी बराबर पीए प्लस पीबी। यदि हमारे पास ए और बी दो कंपोनेंट है और टोटल प्रेशर अगर पीटी है तो किसके इक्वल होगा, उन दोनों कंपोनेंट के प्रेशर के योग के इक्वल होगा, ठीक है। अब डाल्टन चाचा ने तो हम लोगों को यह बता दिया था कि पीटी पीए और पीबी के योग के इक्वल होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि पी और पीबी कैसे निकाले जाते हैं। तो फिर ये बात हम लोगों को जो है राउल्ट चाचा ने बताई। राउल्ट चाचा ने जो है वाष्पशील विलेय के लिए नियम दिया। इन्होंने बोला कि किसी भी विलयन में उपस्थित जो घटक होता है उस घटक की जो वाष्पदाब होती है अपनी मोल भिन्न के समानुपाती होती है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है पीबी समानुपाती पीए समानुपाती XA, पीबी समानुपाती XB। और हमको पता है कि जब भी कोई भी समानुपाती का चिन्ह आता है तो उसको हटाते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू ऐड की जाती है, ठीक है। तो जब हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया तो यहाँ पे आया PA नोट, जो कि क्या है, ए पदार्थ की शुद्धतम अवस्था की वाष्पदाब, PB नोट जो कि क्या है, बी पदार्थ की शुद्धतम अवस्था की वाष्पदाब। और हम लोगों ने फिर क्या किया, फिर डाल्टन चाचा के समीकरण में PA और PB का मान रख दिया तो हमको ये इक्वेशन प्राप्त हुई, ठीक है। फिर हम लोगों को पता है कि XA और XB इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक केस स्टडी किया था, है ना। केस स्टडी किस लिए किया था, हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, एक इक्वेशन प्राप्त करनी है जो हमारे न्यूमेरिकल के लिए बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बोला कि देखो भाई साहब, विलायक की मात्रा विलयन में ज्यादा होती है, विलायक की मात्रा ज्यादा होती है तो शुद्धतम अवस्था में विलायक की वाष्पदाब भी क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी। और ज्यादा बनेगी तो पीबी नोट ज्यादा होगा किससे, पीए नोट से। तो इसी इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग XA का मान रख देंगे। XA का मान क्या आएगा, XA का मान आएगा XA बराबर 1 माइनस XB, ये मान आएगा। तो वो मान रख दो, वो मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, PT बराबर PA नोट 1 माइनस XP और प्लस PB नोट
बी ये मिलेगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया, पीए को पीए नोट का अंदर गुणा कर देंगे, तो पीए नोट का अंदर गुणा करेंगे तो पीए नोट माइनस पीए नोट एक्स बी प्लस पीबी नोट एक्स बी मिल जाएगा। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, इस प्लस वाली वैल्यू को, सॉरी यहां से एक्स बी को कॉमन ले लेंगे, एक्स बी को कॉमन लेंगे तो क्या कर सकते हैं, पीए नोट। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूं, एक्स बी मतलब इस वैल्यू को आगे ला करके इसको पीछे ले जा रहा हूं। ठीक है, और फिर कॉमन ले रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस एक्स बी कॉमन आ जाएगा और साथ में पहले पीबी नोट माइनस पीए नोट को लिख देंगे। ठीक है, याद रखें यहाँ पे एक स्टेप मैंने क्या किया, फ्लक्चुएट कर दी। ठीक है, इसके बाद में हमको जो ये अब इक्वेशन प्राप्त हुई है, ठीक है, ये इक्वेशन हमारे बहुत काम की, जिससे हमारे न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पे जो इसके बाद में ग्राफ भी सीखा था। हम लोगों ने बात करी थी कि भैया अगर आप लोग राउल्ट के नियम को चेक करें, ठीक है, तो राउल्ट के नियम को अगर चेक करें तो जो पीए बराबर पीबी नोट, सॉरी पीए नोट एक्स ए जो है ये किस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, वाई बराबर एम एक्स को फॉलो कर रहा है, और वाई बराबर एम एक्स को फॉलो कर रहा है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ ऐसा आएगा, है ना, ये इधर बढ़ेगा, एक्स ए इधर बढ़ेगा, और यहाँ टॉप पे क्या आएगा, यहाँ पे ये नोट आएगा। इसी प्रकार से दूसरी इक्वेशन का ग्राफ क्या बनेगा, दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनेगा कि ये जो है, ठीक है, ये वाई अक्ष पे बढ़ेगा। ठीक है, मतलब ये इस वाई बराबर एम एक्स इस इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो पीबी अगर इधर बढ़ेगा तो एक्स भी इधर बढ़ेगा और पीबी नोट इधर बढ़ेगा। ठीक है, और फिर हमारी बुक में जो ग्राफ दे रखा है वो कैसा है, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करके टोटल पीटी निकाल रखा है। इतना सा हमारी बुक में कर रखा है। ठीक है, तो हमारी बुक में कुछ इस प्रकार से दे रखा कि हम लोगों ने क्या किया, इस प्रकार से तो पहले ये वाला ग्राफ छापा, मतलब यहां पर हम लोगों ने जो है, ठीक है, पीए जो है वो बढ़ाया। ठीक है, और इधर हमको पीए नोट मिला। ठीक है, और इधर क्या बढ़ रहा है हमारा, इधर हमारा एक्स ए बढ़ रहा है, इधर एक्स ए बढ़ रहा है, तो इधर क्या बढ़ेगा, एक्स भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों एक ही विलियन के घटक है। ठीक है, और अगर इधर एक्स ए बढ़ेगा तो इसका ग्राफ किधर आएगा, इधर आएगा। ठीक है, तो मतलब इसका ग्राफ इधर आएगा तो इधर क्या बढ़ेगा, मतलब पी बढ़ेगा। और ये जो पॉइंट मिला, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट मिला हमको कौन सा वाला, पीबी नोट वाला पॉइंट मिला। ठीक है, और पीए नोट और पीबी नोट दोनों को मिला देंगे तो ग्राफ क्या बन जाएगा, पीटी की सीधी लाइन बन जाएगी। ऐसे हम लोगों ने फुल डिटेलिंग के अंदर इस ग्राफ को पूरे ढंग से सीख रखा है। आप लोगों को पूछा जा सकता है, आप लोगों को यहाँ पर मैंने केस लिया था पीबी नोट का ज्यादा का, आप लोगों को पीए नोट का केस दे सकता है, आप लोगों को उसका ग्राफ भी बनाना आना चाहिए, उसकी इक्वेशन निकालना भी आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आगे हमारा अगला टॉपिक आता है आदर्श व अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन कौन, जो समस्त ताप व दाब की परिस्थितियों पर राउल्ट चाचा के नियम का पालन करेगा, आदर्श विलयन कहलाएगा। अब चूंकि राउल्ट चाचा के नियम का पालन करेगा तो इसमें हीट एक्सचेंज भी कुछ नहीं होगा, इसमें वॉल्यूम एक्सचेंज भी कुछ नहीं होगा, और जितना अट्रैक्शन फोर्स इसके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के बीच में रहेगा उतना ही अट्रैक्शन फोर्स जो है इसके जो प्रोडक्ट है उनके मॉलिक्यूल्स, उनके एटम्स के बीच में रहेगा। ठीक है, मतलब इनके अभिकारकों के अणुओं के बीच, सॉरी परमाणुओं के बीच में जितना ज्यादा आकर्षण रहेगा उतना ही आकर्षण इसके प्रोडक्ट में भी रहने वाला है। ठीक है, तो जो राउल्ट के नियम का पालन करे, जिसमें हीट एक्सचेंज जीरो हो, जिसमें वॉल्यूम एक्सचेंज जीरो हो, और अट्रैक्शन फोर्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में क्या हो, इक्वल हो, आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, एग्जांपल हमारे पास में बेंजीन और टॉलुइन और साथ में क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन है। अब आते हैं अनादर्श विलयन की तरफ। अनादर्श विलयन कौन होते हैं, जो राउल्ट का नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, अनादर्श विलयन कहलाते हैं, और दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक अनादर्श और ऋणात्मक अनादर्श। धनात्मक अनादर्श किसको बोलते हैं, जिसमें क्या हो, यहाँ राउल्ट के नियम से पकड़ो, जिसमें क्या हो कि उस पदार्थ की, उस घटक की वाष्प दाब का मान क्या हो, ज्यादा हो अपनी शुद्धतम वाष्प दाब और अपनी मोल भिन्न के गुणनफल से। ठीक है, और इसमें मतलब ये ज्यादा हो। ठीक है, कुल मिला के बात ये जो राउल्ट के नियम में पॉजिटिव प्राप्त हो। ठीक है, राउल्ट के नियम से क्या जाता हो, पॉजिटिव जाता हो। ठीक है, मतलब उसकी वाष्प दाब जो है पॉजिटिव प्राप्त होती हो। ठीक है, और साथ साथ में उसमें हीट एक्सचेंज भी क्या होता है, पॉजिटिव प्राप्त हो, वॉल्यूम एक्सचेंज जो है वो भी क्या हो, पॉजिटिव प्राप्त हो, और साथ साथ में इनके रिएक्टेंट के बीच में, रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूल है ना, उस मॉलिक्यूल के जो एटम है उन एटम के बीच में अट्रैक्शन फोर्स प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल में उपस्थित जो एटम है उनके अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है धनात्मक विलयन। उसका एग्जांपल एथेनॉल प्लस एसीटोन का विलयन और मेथेनॉल प्लस H2O का विलयन है। ठीक है, ऋणात्मक किसको बोलेंगे, हीट एक्सचेंज जीरो या नेगेटिव, वॉल्यूम एक्सचेंज जीरो या नेगेटिव, या फिर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स एटम क्या हो, नेगेटिव हो कंपेयर टू प्रोडक्ट मॉलिक्यूल एटम। ठीक है, मतलब हमारे पास में जो अभिकारक है उनके परमाणुओं के मध्य आकर्षण बल जो है कम हो, किसकी तुलना में, जो प्रोडक्ट है उसके परमाणु की तुलना में। ठीक है, और जो राउल्ट के नियम से क्या दिखाता हो, जिसमें राउल्ट के नियम का मान या राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग जो वाष्प दाब है उसका मान नेगेटिव प्राप्त होता हो। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक विलयन। उसके एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, और साथ में एसिड प्लस जल। याद रखना अकार्बनिक अम्ल है, अकार्बनिक। ठीक है,
तो इस प्रकार से आदर्श व अनादर्श विलयन हम लोगों ने पूरा डिटेल में समझा था और इसका शॉर्ट वर्जन हम लोगों ने भी देख लिया है। अच्छा, एक चीज और, अगर आदर्श विलयन के लिए अगर हम लोगों को राउल्ट के नियम का ग्राफ पूछे तो हम लोगों को ये जो ग्राफ है यही बनाना है, और अगर अनादर्श के लिए पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, जो धनात्मक अनादर्श है उसके लिए क्या करेंगे, सेम ग्राफ में, जैसे मान लो आपका ग्राफ अभी कुछ इस प्रकार से आया, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आया, तो आदर्श के लिए क्या करेंगे, सारी वैल्यू को इंक्रीज करके दिखा दो, है ना, और अनादर्श के लिए क्या करो, सारी वैल्यू को डिक्रीज करके दिखा दो, ठीक है। ये हम लोगों ने ग्राफ बना भी रखे हैं। इसके बाद में अब हम लोग चलते हैं हमारे चैप्टर के दूसरे पोर्शन की तरफ, जो कि है हमारा अनुसंख्यक गुणधर्म। अनुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं, नाम से स्पष्ट है, जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करे। किसके अणुओं की संख्या पर डिपेंड करे, विलय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर डिपेंड करे, क्या कहलाता है, अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है, ठीक है। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया या किसी भी विलयन के वे गुणधर्म जो विलय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं, ठीक है। और अनुसंख्यक गुणधर्म जो है अभिक्रिया में, सॉरी, विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की रासायनिक प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, केवल उसकी प्रेजेंस, कितनी मात्रा उसकी है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो अनुसंख्यक गुणधर्म उनको कहा जाता है। 4 अनुसंख्यक गुणधर्म हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। पहला कौन सा है, पहला है क्वथनांक का उन्नयन, दूसरा है हिमांक का अवनमन, तीसरा है परासरण, और चौथा है क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण, और एक और है वाष्पदाब, हाँ सॉरी, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, अवनमन, ठीक है, अरे लिखा जाओ भैया, ठीक है, समझ जाओ यार, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। तो वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा होगा, ठीक है। तो वाष्पदाब के आपेक्षिक अवनमन को हम लोग सबसे पहले हम भी पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है, बिल्कुल प्यारा सा, नन्ना मुन्ना सा, छोटा सा, ये हमारा नियम है, ठीक है। वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन को समझने के लिए हम लोगों ने पहले वाष्पदाब के अवनमन को समझा था। वाष्पदाब का अवनमन क्या होता है, किसी भी पदार्थ की शुद्धतम अवस्था में जो वाष्पदाब होती है वो सबसे ज्यादा होती है, उसमें आपने कुछ अशुद्ध पदार्थ डाला तो उसकी वाष्पदाब में क्या जाती है, कमी आ जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पदाब का अवनमन कहते हैं, ठीक है। हम लोगों ने बोला था कि किसी भी पदार्थ की शुद्धतम अवस्था का वाष्पदाब T0 है, उसमें आप लोगों ने कुछ सोल्यूट डाला, ठीक है, तो उस समय उसकी वाष्पदाब कितनी हो जाती है, PS हो जाती है, ठीक है। तो आप लोगों ने बोला कि वाष्पदाब का अवनमन कितना आया, या चेंज ऑफ डेल पी कितना हुआ, ठीक है। तो आप लोगों ने बोला शुद्धतम अवस्था की वाष्पदाब में जो है आप क्या करो, अशुद्ध अवस्था की वाष्पदाब को घटा दो, तो वाष्पदाब का क्या आया, वाष्पदाब का अवनमन आया, अवनमन आया, सही बोला है, वाष्पदाब का अवनमन आया है। लेकिन हम लोगों को क्या निकालना है, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन निकालना है। तो सर वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है, वाष्पदाब के शुद्धतम अवस्था की वाष्पदाब के अवनमन में आप क्या करो, वाष्पदाब के अवनमन में आप क्या करो, उसकी शुद्धतम अवस्था की वाष्पदाब का भाग लगा दो, उसकी शुद्धतम अवस्था की वाष्पदाब का क्या लगा दो, भाग लगा दो, तो बस इतना सा है वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन। लेकिन ये अनुसंख्यक गुणधर्म कैसे हुआ, हमको तो समझ में आया ही नहीं। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यहां पे भी हम लोगों ने राउल्ट चाचा का नियम पढ़ा था, जो कि किसके लिए था, जो कि था अवाष्पशील विलय के लिए। किसके लिए था, अवाष्पशील विलय के लिए, ठीक है, अवाष्पशील विलय पदार्थ के लिए ये नियम था, ठीक है। और इस नियम के अकॉर्डिंग क्या था, इन्होंने बोला था कि अवाष्पशील विलय के लिए जो राउल्ट चाचा नियम दिया था, इन्होंने बोला था कि किसी भी पदार्थ की वाष्पदाब का जो आपेक्षिक अवनमन होगा वो किसके बराबर होगी, किसी भी पदार्थ का वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन होगा वो किसके बराबर होगा, वो विलय पदार्थ की मोल भिन्न के बराबर होगा। तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे केवल x लिख दिया था, ठीक है। x क्या है, x जो है, x यहाँ पे x क्या है, विलय की मोल भिन्न, क्या है, विलय की मोल भिन्न। तो ये सारी बातें हम लोग बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। और इनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होती है, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हम लोगों ने जो है x की वैल्यू रखी थी, और x की वैल्यू रखने के बाद हम लोगों ने यहाँ से जो है विलय पदार्थ जो है, ठीक है, उसके अनुभार को इससे रिलेटेड किया था, ठीक है। और लास्ट में आप लोगों के पास में पूरी डिटेल में सारी चीजें आई थी, ठीक है। तो चूंकि वीडियो शॉर्ट है तो इससे ज्यादा डिटेल में हम लोग यहाँ पे इसकी स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। अब अपन लोग चलते हैं अपने अगले अनुसंख्यक गुणधर्म की तरफ, जो कि क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। क्वथनांक किसको बोलते हैं, किसी भी द्रव का वह ताप जब वो वाष्प अवस्था में बदल जाता है, या जब उसकी वाष्पदाब वायुमंडलीय वाष्पदाब के बराबर हो जाती है, क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। शुद्धतम अवस्था में किसी पदार्थ की वाष्पदाब जो है, ठीक है, या किसी पदार्थ की वाष्पदाब जो है एक नॉर्मल टेम्परेचर पर वायुमंडलीय वाष्पदाब के बराबर हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब अपन उसमें क्या करें, उसमें विलय पदार्थ की अशुद्धि डाल देते हैं तो वो वाष्पदाब क्या होती है, कम प्राप्त होती है, ठीक है। और उसको वायुमंडलीय वाष्पदाब तक ले जाने के लिए हम लोगों को ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्वथनांक के उन्नयन को या डेल चेंज जो था, ठीक है, उसको
क्या बोला था कि डेल चेंज जो होता है, ठीक है, डेल चेंज टीबी जो होता है, ठीक है, वो किसके समानुपाती होता है, वो विलेय पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होता है। और विलेय पदार्थ की मात्रा को हम लोगों ने काय में लिया था, मात्रा मतलब कंसंट्रेशन, ठीक है, मात्रा मतलब कंसंट्रेशन। तो हम लोगों ने कंसंट्रेशन को किसके टर्म से लिया था, हम लोगों ने कंसंट्रेशन को जो है यहां पर, अच्छा, समानुपाती का चिन्ह हटाया था, केबी स्थानांक का आया था, ठीक है, और कंसंट्रेशन जो है हम लोगों ने यहां पर, ठीक है, मोललता की टर्म में लिया था, स्मॉल एम मोललता की टर्म में लिया था, ठीक है। और इस तरीके से हम लोगों ने बोला था कि ये भी क्या है, एक 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 अणुसंख्यक गुणधर्म है, ठीक है। अब आप लोगों को इसका ग्राफ भी पता होना चाहिए, ठीक है, इसका डिटेलिंग भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसी तरीके से हिमांक का अनुमान में अपन ने बोला था कि किसी भी शुद्धतम पदार्थ जो है, ठीक है, उसको आप क्या कर रहे हो, गैसीय मीडियम से जब आप उसको ठोस वाले मीडियम में लेकर के जा रहे हो, उसकी अवस्था को चेंज कर रहे हो, तो कैसे लेके जाओगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हुए लेके जाओगे, जैसे पानी की बात करते हैं, ठीक है, 100 डिग्री पर वो क्या है, वाष्प बन के बैठा हुआ है, उसका टेम्परेचर कम करते लाएंगे तो लगभग वो 5 के आसपास में जाकर के क्या होने लग जाता है, जमना शुरू हो जाता है। लेकिन हमने क्या किया, हमने उस के अंदर, उस पानी के अंदर कुछ विलेय पदार्थ ऐड कर दिया, है ना, विलेय पदार्थ ऐड कर दिया, तो क्या होगा, वो 100 पे उसकी वाष्प नहीं मिलेगी। क्वथनांक के उन्नयन से समझ रखी बात हमने, ठीक है। अब उसकी वाष्प मिलेगी कब, 105 पे। जब उसको कम करते हो लाएंगे तो पूरा जमेगा भी कब, वो 5 पे जमेगा ही नहीं, उसको 0 या और माइनस में लेके जाना पड़ेगा, तब जाकर को जमेगा। तो उसी प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोला था, हिमांक का अवनमन, और हिमांक के अवनमन को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था डेल टीएफ से, और उसका जिम्मेदारी थोकी थी किसके ऊपर, विलेय की मात्रा के ऊपर। तो वो भी हम लोगों को क्या मिल गया था, डेल टीएफ बराबर केएफ क्या है, हिमांक स्थिरांक के इनटू एम, मतलब वही मोललता, ठीक है। और यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, मोललता का मान रख के, ठीक है, यहां से विलेय के अनुभार को इन फॉर्मूले से रिलेटेड कर सकते हैं। मेन चीज जो आपको डिटेल में समझनी होती है वो होती है परासरण, ठीक है। परासरण क्या होता है, परासरण वो घटना होती है जब विलायक के कण अपनी शुद्धतम अवस्था से, ध्यान से सुनना, विलायक बोल रहा हूं, जब विलायक के कण अपनी उच्च सांद्रता से अपनी निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली को होते हुए गुजरते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है परासरण, ठीक है। और अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है सर, अर्धपारगम्य झिल्ली वो झिल्ली होती है जो अपने में से कुछ पदार्थों को तो आने जाने देती है, कुछ को नहीं आने जाने देती है। जैसे किसी विलयन के संदर्भ में बात करें तो जो विलायक के कणों को आने जाने दे, विलेय के कणों को नहीं आने जाने दे, उसको कहा जाता है क्या, अर्धपारगम्य झिल्ली, जो कि कृत्रिम भी होती है, ठीक है, कृत्रिम या संश्लेषित भी होती है और प्राकृतिक भी होती है। प्राकृतिक किसी जंतुओं से मिल जाए, किसी पादप की छाल से मिल जाए, ठीक है, जंतु की ब्लैडर मेम्ब्रेन पादप की छाल से मिल जाए तो वो तो हो जाएगी क्या, प्राकृतिक। और कृत्रिम के अंदर हम लोगों ने नायलॉन से बनाई थी, याद है, ठीक है। तो जो मानव निर्मित हो उसको कृत्रिम कहा जाएगा, ठीक है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली की बात कर ली, परासरण की परिभाषा की बात कर ली। अच्छा, परासरण की परिभाषा को अपन लोगों ने विलायक के टर्म्स में बोला, विलयन के टर्म्स में बोल सकते हैं। विलयन में क्या होता है, विलयन के टर्म्स में बोलेंगे कि जब विलायक के कण, जब विलायक के कण, विलायक की संदर्भ में जो बात करी थी वो थी जब विलायक के कण अपनी शुद्ध अवस्था से कहां जाए, अशुद्ध अवस्था की ओर जाए, तो उसको परासरण बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब विलयन के संदर्भ में क्या बोलेंगे, विलयन के संदर्भ में जब तनु विलयन से विलायक के कण सांद्र विलयन की तरफ जाए, जब तनु विलयन से विलायक के कण कहां जाए, सांद्र विलयन की तरफ जाए, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा क्या, उसको बोला जाएगा परासरण की घटना, ठीक है। अब परासरण के आधार पर विलयन के 3 प्रकार होते हैं, समपरासरी, अल्पपरासरी, अतिपरासरी। समपरासरी किसको बोलेंगे, जब कोई भी कोशिका और उस कोशिका को जिस विलयन में रख रखा उन दोनों की सांद्रता समान हो, समपरासरी विलयन। इनमें परासरण की कोई क्रिया नहीं होती है, ना अंतः परासरण होता है ना बाह्य परासरण होता है, क्योंकि तो सामान्य चीज होगी फिर तो, ठीक है। और अगला होता है अल्पपरासरी विलयन। अल्पपरासरी विलयन किसको बोलेंगे, जब किसी कोशिका की जो सांद्रता है वो ज्यादा है, विलयन की सांद्रता क्या है, कम है, विलयन की सांद्रता कम है, ठीक है। तो विलयन में उपस्थित विलायक के जो कण होंगे निकल के कहां जाने लग जाएंगे, कोशिका में जाने लग जाएंगे। तो कोशिका में जाने लग जाएंगे तो कौन सी घटना घटित होगी, अंतःपरासरण की घटना घटित होगी, ठीक है। इसी प्रकार से अतिपरासरी विलयन, अतिपरासरी किसको बोलेंगे, जब कोशिका की सांद्रता कम हो, विलयन की सांद्रता ज्यादा हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होता जाता है, उस केस में जो है क्या नाम से, कोशिका का जो लिक्विड है, कोशिका का जो विलायक है वो विलयन में जाता रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाह्य परासरण की घटना, ठीक है। अच्छा, इनके एग्जांपल भी है, ठीक है, आप लोगों ने बोला था, ठीक है, कि जैसे इसके बाद आते हैं अल्पपरासरी विलयन का एग्जांपल है किशमिश, ठीक है। किशमिश को अपन लोग क्या करते हैं, किशमिश को जब हम लोग पानी में रखते हैं, किशमिश को पानी में रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। मतलब कोशिका के अंदर क्या चला गया, विलायक के कण चले गए तो उसको अंतःपरासरण बोलेंगे। लेकिन अगर अपन क्या करें, अंगूर को या किसी भी आम को क्या करें, नमक के अंदर रख दें तो क्या होगा, वो पिचक जाएगा। क्यों पिचकेगा, क्योंकि कोशिका की सांद्रता क्या है, कम है, तो बाहर सांद्रता क्या है, ज्यादा है, बाहर विलायक की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो बाहर क्या चला जाएगा, विलायक चला जाएगा, ठीक है। तो आपको एग्जांपल्स याद रखने, परासरण दाब आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। परासरण दाब को अपन लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने समीकरण निकाली थी पाई बराबर CRT, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, इसके ऊपर आपके क्वेश्चन आते हैं जो आप लोगों को करने होते हैं, ठीक है। इसके बाद अपना चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है,
लास्ट 2 टॉपिक बचते हैं। एक है असामान्य मोलर द्रव्यमान। अपन लोगों ने अभी तक जितने भी अणुसंख्यक गुणधर्मों की बात करी है, ठीक है, वो सब कौन से होते हैं? विद्युत अनपगट्य। विद्युत अनपगट्य क्यों लिए जाते हैं? विद्युत अपगट्य क्यों नहीं लिए जाते हैं? क्योंकि विद्युत अनपगट्य जो होते हैं न तो उनमें संगुणन होता है न उनमें वियोजन की क्रिया होती है, इसलिए वो लिए जाते हैं। लेकिन क्या सर हम कभी नमक से नहीं कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। उसी दुविधा को दूर करने के लिए पहले ये टॉपिक समझाया गया, फिर ये टॉपिक आया, ठीक है। असामान्य मोलर द्रव्यमान किसको कहते हैं? अगर मान लो, ठीक है, कोई भी विलयन जो है, ठीक है, उस विलयन में जो अपन विलेय पदार्थ काम में ले रहे हैं, वो विलेय पदार्थ लिक्विड में जाने के बाद अपने आयनों में विभक्त हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अपने आयनों में विभक्त हो जाएगा तो वो दूसरे लोगों को पकड़ेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? जो आप लोगों ने जितने भी अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़े, ठीक है, उनके सैद्धांतिक मान और प्रायोगिक मानों में अंतर आएगा, है ना। उसके सैद्धांतिक और प्रायोगिक मानों में अंतर आएगा। जैसे हम लोग एक फेमस एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, उसका क्या बोलते हैं, CH3COOH का, CH3COOH का हम लोगों ने देखा कि इसका सैद्धांतिक रूप से इसका अनुभार क्या आता है? 60 आता है। क्या आता है इसका अनुभार? 60 आता है। लेकिन जब प्रायोगिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से देखने की कोशिश करते हैं तो इसका अनुभार क्या मिलता है? 120 मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी 2 इकाइयां आपस में हाइड्रोजन बंधन के द्वारा जुड़ जाती है। तो ये सब अपन लोगों ने पढ़ रखा है, इसके फोटो बना रखे हैं, सारी चीजें आप लोगों ने डिटेल में कर रखी है अध्ययन, ठीक है। तो असामान्य मोलर द्रव्यमान ये इतनी सी घटना है, और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वान टॉप चाचा ने जो है अपना एक गुणांक दिया था, जिसको हम लोग आयोडो बोलते हैं। वान टॉप चाचा बोला साला मैं है तो तुमको परेशान होने की काहे को जरूरत, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि कुछ भी मत करो, आप लोगों के पास जितनी भी अणुसंख्यक गुणधर्म के फॉर्मूले हैं उसमें आई जोड़ दो। उसमें क्या जोड़ दो? आई जोड़ दो, आपकी सारी दुविधाएं सोल्व हो जाएगी। तो लोगों ने बोला आई की वैल्यू क्या रखेंगे? तो इन्होंने बोला कि जो भी आपका सामान्य मोलर द्रव्यमान है उसको रख दो और नीचे असामान्य मोलर द्रव्यमान को रख दो, तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। या फिर या तो ऐसा कर लो, या फिर क्या करो, संगुणनीय वियोजन के बाद के मोल रख दो और अपॉन में संयोजनीय वियोजन के पहले के मोल रख दो, तो आप लोगों की क्या जो है प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो ये चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लगभग मैंने हर पॉइंट पे यहाँ पे बात करी है। अब चूंकि मैं समझता हूं, मुझे पता है कि हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेलिंग में बात नहीं कर रहे थे, इसलिए हम लोगों ने टॉपिकों को बहुत डीप में अध्ययन नहीं किया है। लेकिन जितना हम लोगों ने अध्ययन किया है, लेकिन मानो अगर आप लोगों ने ढंग से पढ़ रखा होगा तो आप लोगों को बड़ा मजा आया होगा इसमें। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों के लेक्चर कैसा लगा, हमारा यह प्रयास कैसा लगा, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है किसी भी लेक्चर को बनाने में, ठीक है, और उसको अपलोड करने तक बहुत ही ज्यादा पूरा एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को लाइक करके जाते हो, शेयर करके जाते हो, कमेंट करके जाते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा बुरा तो लगता है, इसीलिए बहुत लंबे समय के बाद ये वीडियो मैंने डाली है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आई होगी। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए सभी को पहले से ही।